हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यानी कि हमने अपना चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अब हम उसके इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को चैप्टर में कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक समझना है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकते हो। प्लस अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टडी करना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स गिवन होंगे। आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक साथ मेंशन करा हुआ है। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि जब हम इसको एनसीईआरटी में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें दोनों ही क्वेश्चंस में आपको सिमिलर एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने इसको कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पहले देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या पूछा हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते क्या है। जैसे कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि जो OH ग्रुप हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है वो किस कार्बन पर अटैच्ड है। अगर वो आपके पास CH2 ग्रुप पर अटैच्ड होगा, यानी CH2 के साथ आपके पास OH लगा हुआ है, तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में CH के साथ OH की अटैचमेंट होगी और टर्शरी अल्कोहल्स के केस में C के साथ OH की अटैचमेंट होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर आपको इस तरीके की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट मिले, उन मॉलिक्यूल्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इन सारे मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो OH ग्रुप है वो CH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जिसका मतलब है ये प्राइमरी नेचर का है। तो ये क्या हुआ? आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हुआ। सेकंड भी आपके पास CH2 के साथ OH है, तो ये भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अगेन CH2 के साथ OH, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर CH के साथ OH है। CH में आपके पास जब OH की अटैचमेंट होती है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। सो दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर अगेन आपके पास CH के साथ OH की अटैचमेंट है, तो ये भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और यहाँ कार्बन के साथ OH की अटैचमेंट है। कार्बन डायरेक्ट OH अटैचमेंट, बाकी तरफ आपके डिफरेंट ग्रुप्स हो, हाइड्रोजन ना हो, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम टर्शरी अल्कोहल्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे एग्जांपल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में आइडेंटिफाई कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट करना आराम से आ गया होगा कि कैसे आप प्राइमरी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे सेकेंडरी और कैसे टर्शरी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल्स इन द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको जो ये एग्जाम्पल्स गिवन है, इन एग्जाम्पल्स में एलाइलिक अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमें एलाइलिक अल्कोहल्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। जब भी हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स आते हैं, एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक, जिसमें हमें यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले तीनों अल्कोहल्स को एक ब्रीफ आइडिया में देख लेते हैं कि क्या होते हैं और फिर एलाइलिक अल्कोहल्स को देखेंगे। जब हम तीनों मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें क्या होगा, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, उससे नेक्स्ट आपके पास एक कार्बन की पोजीशन होगी जिस पर OH की अटैचमेंट होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एलाइलिक अल्कोहल्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है, बट जो OH की अटैचमेंट है वो इसी कार्बन के साथ है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल्स। और एक आपके पास मॉलिक्यूल इस तरीके से आता है जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग है, पर बेंजीन रिंग के साथ में एक CH2 ग्रुप और है जिस पर आपकी OH की अटैचमेंट है, या फिर एक CH ग्रुप है जिसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आपके पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन तो है, बेंजीन के साथ कार्बन है, कार्बन पर OH है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ये बेंजाइलिक अल्कोहल्स है। तो ये क्या हुआ आपके पास, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं, एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एलाइलिक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब है आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर आपको OH की अटैचमेंट कौन सी पोजीशन पे मिले, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपको वो पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पर डबल बॉन्ड है। हमारे पास डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ये है और ये तीनों मॉलिक्यूल्स भी डबल बॉन्डेड है, क्योंकि इन तीनों के केस में बेशक बेंजीन हो, बेंजीन में भी तो मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स में बेंजाइलिक शो हो रहा है या एलाइलिक शो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ अगर हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में,
यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर आपके पास OH की अटैचमेंट है, विच मीन्स दिस इज अ अलाइलिक एल्कोहल। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपका अलाइलिक एल्कोहल हुआ। नेक्स्ट आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पर OH की अटैचमेंट, विच मीन्स दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल। फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन और उसके भी नेक्स्ट कार्बन पर OH की अटैचमेंट, तो ये भी अगेन आपके इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है। फिर आपके पास एक और मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन तो है, बट उसके बाद जो कार्बन है वो एक डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से अटैच्ड है और उससे नेक्स्ट कार्बन पर OH की अटैचमेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन पर जो कार्बन है उस पर OH की अटैचमेंट है। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा अलाइलिक एल्कोहल हुआ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 अलाइलिक एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई हुए, एक सेकंड मॉलिक्यूल और एक ये सिक्स्थ मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से आप अपने एल्कोहल्स के अंदर सबसे पहले उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हो और फिर उनको फर्दर अलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगे और एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, यानी यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स का आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर डिफाइन करना है। सो वन बाय वन हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं और IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग उसके नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो हमारे IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है, बिल्कुल करेक्ट। बट उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा प्रायोरिटी साइड पर जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप्स को भी ऑब्जर्व करना है, और अगर वो फंक्शनल ग्रुप्स उस लॉन्गेस्ट चेन में एग्जिस्टेंस शो नहीं करते हैं तो हम दूसरी चेन की तरफ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखोगे, हमारे पास हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी ऑब्जर्व हो रही है, ये वाली चेन हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑब्जर्व हो रही है, बट इस चेन के अंदर कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप की डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इन दोनों कार्बन को भी अपनी चेन में ही इंक्लूड करें तो हमारे पास यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आ जाती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन वही आएगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं। वैसे हमें दिखने पे लग रही है कि इसमें सिर्फ 4 ही कार्बन की चेन है, तो छोटी सी चेन है, बट इसमें हमारे पास डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप्स की अटैचमेंट है, तो हम मेन चेन इसी को कंसिडर करेंगे, प्रायोरिटी इसी को देंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे अपने उसका मेन चेन का, ये हमारे पास सबसे पहले हमारी मेन चेन है। इस मेन चेन में आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक आपके पास हेलोजन है, दूसरा आपके पास एल्कोहल है। सो प्रायोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसके अंदर डिसाइड करना है कि किस फंक्शनल ग्रुप को आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है और किसको बाद में करना है। सो प्रायोरिटी सीक्वेंस में जो एल्कोहलिक ग्रुप आता है आपका वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर है एज कम्पेयर टू हेलोजन, तो हम पहले एल्कोहल को नॉमेनक्लेचर में नंबर करेंगे और उसके बाद हम हेलोजन की तरफ मूव करेंगे। सो जब आप यहाँ पर पोजीशन असाइन करोगे, नंबरिंग करोगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट होगे 1 2 3 एंड 4। तो ये तो हो गई हमारी मेन चेन की नंबरिंग। बट अब साथ में इसमें क्या है, हमारे पास दोनों ही तरफ ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांचेस को भी अभी हमें नेम करना है। और नेम करते हुए हमें इधर तो ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि नॉर्मल इथाइल ब्रांच है, बट यहाँ पर ब्रांच विद इन ब्रांच है। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करते हुए कैसे करेंगे, दोबारा इसे 1 और 2 इस तरीके से मेंशन करेंगे। अब हम पहले ब्रांचेस को नेम करते हैं और फिर मेन चेन को नेम करते हैं। सो ब्रांचेस में हमारे पास एक तो मेन चेन में है ये हेलोजन की ब्रांच, क्योंकि हमारा ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, और हमारे पास ये दोनों ब्रांचेस हैं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हें नेम करेंगे। ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास क्लोरो ग्रुप है, और ये हमारे पास हमारा एक प्रोपाइल ग्रुप है, जिसको आप नेम कैसे करोगे, 1 मिथाइल इथाइल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आएगा, फिर इथाइल आएगा और फिर मिथाइल इथाइल आएगा। सो यहाँ पर आप किस तरीके से नेम करोगे, सबसे पहले 4 क्लोरो, क्योंकि पोजीशंस भी साथ में मेंशन करनी है, 4 क्लोरो, और फिर थर्ड पोजीशन पर आपके पास इथाइल है, सो 3 इथाइल। फिर हम थर्ड ब्रांच को नेम करेंगे, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास, फर्स्ट पोजीशन पर तो मिथाइल लगा हुआ है, और ये पूरे की पूरे कार्बन की चेन को हम बोलेंगे इथाइल। अब यहाँ पर भी हम इथेन की जगह इथाइल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ब्रांच विद इन ब्रांच है। सो ब्रांच नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर YL यूज करेंगे, और उसके बाद सारे ब्रांचेस नेम करने के बाद अब हम हमारी मेन चेन को नेम करेंगे, जो हमारी 4 कार्बन की चेन है, जिसके लिए हमारे पास वर्ड रूट है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन यूज करेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पर मेरे पास OH फंक्शनल ग्रुप है तो
ऑल यूज करेंगे। सो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 4-chloro-3-ethyl-2,1-methyl-ethyl ब्यूटेन ऑल या फिर ब्यूटेन 1-ऑल। सो दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अपने नॉमेनक्लेचर के रूल्स को यूज करते हुए हम सेकेंड मॉलिक्यूल को भी नेम करेंगे। सो अब सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर भी हमें फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिडर करते हुए सबसे पहले मेन चेन को आइडेंटिफाई करना है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ ही OH फंक्शनल ग्रुप है। सो हम ये एक ऐसी चेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड कर सकें। सो अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ से अपनी चेन को काउंट करना शुरू होते और इस तरीके से जाओगे तो आपके पास इस चेन में दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने चेन तो आइडेंटिफाई कर ली, बट अब नंबरिंग कौन सी साइड से करें? राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें? हमें पता है कि हम फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, सो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, पोजीशंस क्या आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पर एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। बाकी सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास ब्रांचेस हैं मिथाइल की। सो पहले हम ब्रांचेस को नेम करते हैं, फिर हमारे मेन चेन को नेम करेंगे। ब्रांच आपके पास 2 हैं और दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम इस तरीके से नेम करेंगे 2,5-डाइमिथाइल। और इसके बाद हमारी मेन चेन जिसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके बाद अब यहाँ पर हम एन में ई वर्ड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास डाइऑल आ जाएगा, ऑल नहीं आएगा। खाली ऑल होता तो ई और ओ एक साथ आपके वॉवल्स नहीं आ सकते, तो हम फर्स्ट वॉवल को ओमिट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? 1,3-डाइऑल, क्योंकि ओ से पहले आपके पास डाई वर्ड डी वर्ड आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एक साथ वॉवल्स नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से ई को ओमिट नहीं करेंगे। सो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3-डाइऑल। सो दिस वॉज योर सेकेंड मॉलिक्यूल। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे वाले मॉलिक्यूल्स को भी नेम करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल में आपके पास एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्कोहलिक ग्रुप है और हेलोजन है। इन दोनों को ही हमें हमारे मेन नंबरिंग के अंदर पोजीशन में आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वैसे तो आपके पास पोजीशन इसी तरीके से आपकी चेन क्लोज रिंग में ही होगी, बट अब इसको हम नंबर किसके अकॉर्डिंग करें, कौन सी पोजीशन से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, किसकी तरफ मूवमेंट करनी है, वो सब देखना होगा। सबसे पहली बात हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन किसे दें। सो प्रायोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट पोजीशन हमारे OH फंक्शनल ग्रुप की होती है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको 1 नंबर देंगे। नाउ सेकेंड पोजीशन कौन सी साइड से स्टार्ट करें, इधर से जाएं या इधर से जाएं? अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ब्रोमीन को एक हायर पोजीशन मिलेगी, जो कि अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड से जाएंगे तो लोअर पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो हम ऐसी पोजीशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा कम ही नंबर की पोजीशंस आए। सो हम क्या करेंगे, यहां से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस कंपाउंड को आप नेम कैसे करोगे? सबसे पहले आप थर्ड पोजीशन पर ब्रोमो ब्रांच को नेम करोगे, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो ये ब्रांचिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो यहां पर आपके पास क्या नेम आएगा? 3 ब्रोमो। उसके बाद आपके पास यहां पर क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, और फर्स्ट पोजीशन पर OH फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल। तो यहां पर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। सो दिस इज योर थर्ड मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल में आपके पास दोबारा से अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। हमें ये तो पता है हमारी मेन चेन तो यही होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में तो हम पोजीशन असाइन कर देंगे। अब नंबरिंग हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड और OH दोनों है। सो हम ऐसी पोजीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां से दोनों को लोवेस्ट पोजीशन मिले। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 6 कार्बन की चेन के लिए हमारे पास वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। अब यहां पर आपके पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन, बट साथ में उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है, हेक्स 1 इन। फिर थर्ड पोजीशन पर आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए OL वर्ड हम यूज करेंगे। सो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन 3 OL। सो दिस इज योर मॉलिक्यूल नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स मॉलिक्यूल नंबर 5। फिफ्थ मॉलिक्यूल में भी आपके पास दोबारा से मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, हेलोजन भी आ गया और आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो यहाँ पर आपके पास मेन चेन क्या होगी? ये आपकी मेन चेन होगी
और ये सारे इसके ब्रांचेस में आएंगे। सो हम पोजीशन किससे स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से, क्योंकि ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स इसी साइड है। सो 1 2 3 4। इस चेन के अंदर हमारे पास थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर ब्रांच है, जिसमें सेकंड पर आपके पास ब्रोमो है और थर्ड पर आपके पास मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा और फिर मिथाइल आएगा। सो आप इसे नेम कैसे करोगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो हम वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास ईन है और फर्स्ट पोजीशन पर OH फंक्शनल ग्रुप विच इज OL। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन 1 ओल। सो दिस इज योर फिफ्थ मॉलिक्यूल। और इस तरीके से आप अपने किसी भी मॉलिक्यूल को नेम कर सकते हो, बस आपको आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता होने चाहिए, और वो हमने इतनी बार स्टडी कर लिया, अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So this was your question number 3. Now let's move on to your question number 4. Question number 4 में क्या पूछा हुआ है, show how are the following alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on methanol। यानी यहाँ पर आपके पास 2 molecules given हैं, इन 2 molecules की आपको प्रिपरेशन डिफाइन करनी है, प्रिपरेशन एक्सप्लेन करनी है, और क्या रिएजेंट्स कंसिडर करने हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको एक कंसिडर करना है और दूसरा मिथेनॉल कंसिडर करना है। मिथेनॉल इज HCHO एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgBr, यानी कि आपके पास एक अल्काइल ग्रुप होगा और साथ में आपके पास MgBr प्रेजेंस होगी, जिसके दोनों के रिएक्शन से आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स आएंगे। सो आप यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहली बात तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। सो सबसे पहले इनकी रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है, एक RMgBr ग्रुप है और आपके पास एक एल्डिहाइड है जिसमें हमने मिथेनॉल को ही कंसिडर कर लिया है, ताकि आपके लिए रिएक्शन समझनी थोड़ी आसान हो जाए। तो ये मिथेनॉल और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपका कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है ये पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसमें हमें पता है कि ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। सो यहाँ पर क्या होगा, इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, आपका जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें पता है कि जब भी हम कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं तो उसमें कार्बोनिल आपका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड शो करता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन अगेन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सो यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिस वजह से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी तरफ ऑक्सीजन की साइड पर होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन पर थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ हमारा जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ये इस पार्ट पर अटैक करेगा, यानी ये आपको इस तरीके से अटैक ऑब्जर्व होगा, जिसमें यहाँ पर जब R इस कार्बन के साथ बाइंड होगा तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जिस एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से कार्बन पर 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। सो उसे एक बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ से तो वो ब्रेक कर नहीं सकता, जिससे उसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ से उसके पास उसका स्केलेटन बचा रहता है। सो इस तरीके से आपके पास क्या मॉलिक्यूल आता है, आपके पास आता है कि आपका जो ये HC यहाँ पर R अटैच हो जाता है, फिर H और यहाँ पर O नेगेटिव, जो O नेगेटिव आपके MgBr के साथ कंबाइन कर जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर कहीं से भी अगर आपको H पॉजिटिव मिल जाए तो वो इसके साथ रिएक्शन शो कर देता है और हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल आ जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, आपके पास HCOH और H और R, अगर आपके पास कहीं से भी H पॉजिटिव आ जाए या आपको वाटर भी मिल जाए, और साथ में आपके पास ये जो MgBr है ये इस तरीके से आपका नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट लेके निकल जाता है। सो इस तरीके से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और किसी भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन से अल्कोहल की फॉर्मेशन अचीव होती है। अब यहाँ अगर आप देखोगे इस अल्कोहल के अंदर ये वाला पार्ट तो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये वाला पार्ट तो आपके इस एल्डिहाइड पार्ट से आया है, और ये जो पार्ट है ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। तो इसका मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो R ग्रुप है वो कितना होना चाहिए, आपके इस OH वाले पार्ट को रिमूव करके जो बाकी बच गया वो सारा R होना चाहिए। सो दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे तो एक तो हमारा ये OH वाला पार्ट है, दूसरा हमारा ये OH वाला पार्ट है, यानी ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स में आपके पास पार्ट है ये आपके मिथेनॉल से आए हैं। वैसे भी हमें पता है सिंगल कार्बन है तो हम सिंगल कार्बन वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी जितना भी आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो R ग्रुप की फॉर्म में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर प्रेजेंस शो कर रहा है। सो आपको यहाँ पर रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व होगी हम 1 बाय 1 देखते हैं।
सो फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपके पास मिथेनल, और मिथेनल के साथ आप यहाँ पर जो RMGBr कंसिडर कर रहे हो उसमें ये वाला पूरा पार्ट आप R ग्रुप के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हो, जिसमें क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, जिससे ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और आपके पास इस तरीके से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस इंटरमीडिएट में जैसे ही आपके पास H पॉजिटिव या वाटर कहीं से कुछ भी आता है, वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को फटाफट से यहाँ से ब्रेक करेगा, इस O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा और इस Mg पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा, जिससे आपके पास एक एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यानी इस तरीके से आप मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये हमारा मिथेनॉल है और ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसकी रिएक्शन से हमें सबसे पहले इंटरमीडिएट मिलता है। उस इंटरमीडिएट को जैसे ही आप कहीं से H पॉजिटिव या वाटर प्रोवाइड करोगे, वो उसके मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम मिथेनॉल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस R ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, कि अगर कोई भी प्रिपरेशन आपको दे रखी है तो उसमें कैसे आप मॉलिक्यूल्स के रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है और उन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पूछे हुए हैं। सो वन बाय वन हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर वाटर और H पॉजिटिव, यानी कि एक तरीके से आपको क्या शो कर रखा है यहाँ पर, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर में, जिसमें हमें पता है कि वाटर में हमारे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं। सो यहाँ पर वाटर की एडिशन होती है हमारी एल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर, किस तरीके से, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके, जिसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव रिएजेंट होता है वो उस पोजीशन पर जाके अटैच होता है जहां पर आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन पर है, तो इन दोनों में से किसी पोजीशन पर एक पर आपका OH नेगेटिव अटैच होगा और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वो उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सो इस पोजीशन पर आपका OH नेगेटिव अटैच होगा। सो इस तरीके से आपके पास क्या मॉलिक्यूल आएगा, CH3 CH OH CH2H, क्योंकि ये H इसके ऊपर आया तो आप इसको CH3 भी बोल सकते हो। मैंने H अलग से मेंशन करा है ताकि आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का अटैचमेंट समझ में आए। सो यहाँ पर आपके पास क्या प्रोडक्ट आया है, आपके पास आया है प्रोपेन टू ऑल। सो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक कंपाउंड गिवन है जिसकी रिएक्शन आपको NaBH4 के साथ बोली हुई है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये H नेगेटिव रिलीज करता है। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि आपके पास जो यहाँ पर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड्स, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनमें ये क्या करेगा, उनको रिड्यूस करेगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी यहाँ पर NaBH4 की टेंडेंसी क्या रहती है, कीटोन मॉलिक्यूल्स को, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को और एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल्स को। अगर आप देखोगे तो इन सारे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, CO ग्रुप है। कीटोन तो है ही हमारे पास CO, एल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, COH ग्रुप, और एसिड क्लोराइड में हमारे पास क्या है, COCl ग्रुप। सो इन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है और इनके एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। वहीं अगर हम दूसरा रिएजेंट कंसिडर करें, इसी के साथ हमें एक रिएजेंट और स्टडी करना होता है विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें से फिर से हमें H नेगेटिव ही ऑब्जर्व होता है। यानी ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इसकी टेंडेंसी क्या रहती है, ये आपकी टेंडेंसी रखता है कि इन मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमारे एस्टर्स, एसिड्स, इन सबको भी रिड्यूस कर दे। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व करोगे, आपके पास कीटोन भी है और एस्टर भी है, लेकिन रिएजेंट आपके पास क्या है, NaBH4। तो इसका मतलब है NaBH4 यहाँ पर सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कीटोन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, इस एस्टर मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि एस्टर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास यहाँ एल्कोहल के जो कीटोन है उसकी रिडक्शन से आपको एल्कोहल मिलेगा और बाकी सारा मॉलिक्यूल आपको एज सच ऐसा का ऐसा ऑब्जर्व हो जाएगा। सो दिस इज योर मॉलिक्यूल आफ्टर द रिडक्शन बाय यूजिंग NaBH4। सो आई होप आपको यहाँ पर NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
सो हमारे पास यहाँ पर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, सो उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्टिव रिडक्शन ऑब्जर्व होती है। दिस वॉज योर सेकेंड रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में अगेन आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एल्डिहाइड है, जिसे आपने NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस करना है। तो फिर से हम देख पा रहे हैं कीटोन, एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड। एल्डिहाइड पार्ट है तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन क्या आएगी, CH3 CH2 CH CH3 और ये पार्ट इसके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज CH2OH। सो दिस इज हाउ यू कैन find out the products for reduction reactions in case of NaBH4 and lithium aluminum hydride. So this was your third reaction, and with this your question number 5 is completed. Now let's move on towards your question number 6. Question number 6 में क्या given है, क्या पूछा हुआ है, give structures of the product you would expect when each of the following alcohols react with this, this and this. आपके पास यहाँ पर दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की आपको रिएक्शन पूछी हुई है इन 3 रिएजेंट्स के साथ, और ये पूछा हुआ है कि आपको क्या प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, तो अल्कोहल्स की जनरल रिएक्शन होगी, बट वो जनरल रिएक्शन हम इस रिएजेंट को देख के थोड़ी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सो वन बाय वन एक बार थोड़े रिएजेंट्स की आइडिया लेते हैं। फर्स्ट आपके पास रिएजेंट क्या है, HCl एंड ZnCl2, जो क्या है हमारे पास एक ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के केस में हमने देखा था कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, जिसमें आपका प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन शो करता है और टर्शियरी बहुत इजीली शो करता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी में तो नो रिएक्शन ऑब्जर्व होगी अनलेस एंड अनटिल आप कुछ हार्श कंडीशंस ना प्रोवाइड करो। तो ये तो हमारा फर्स्ट रिएजेंट हो गया। सेकेंड रिएजेंट हमारे पास HBr है, जिसे अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो उसमें OH ग्रुप को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। किससे रिप्लेस करेगा, इसके हेलाइड मॉलिक्यूल से। सो इस तरीके से आप यहाँ पर सेकेंड ग्रुप की रिएक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। और थर्ड आपके पास है SOCl2, जिसमें अगेन आपके पास आपको OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट ही ऑब्जर्व होगी आपके हेलाइड ग्रुप से, बट यहाँ पर जो आपके साइड प्रोडक्ट्स आएंगे वो गैशियस साइड प्रोडक्ट्स आएंगे, जिससे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो यील्ड आती है प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा आती है, क्योंकि उस केस में आपको सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ तीनों रिएजेंट्स को हमने स्टडी कर लिया। अब वन बाय वन हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर इन रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल में तीनों रिएजेंट्स यूज़ करेंगे और फिर सेकेंड मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट मॉलिक्यूल। सो जब आप अपने फर्स्ट मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे विच इज ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो फर्स्ट आपके पास जो रिएजेंट है वो ल्यूकास रिएजेंट है, जिसमें हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल तो रिएक्शन शो ही नहीं करता। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, नो रिएक्शन। क्यों, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल्स डोंट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। सो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपके पास HBr है, जिसमें हमें पता है ये Br नेगेटिव क्या करेगा, इस OH नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर आपके पास रिप्लेस होने के बाद ब्रोमोब्यूटेनॉल आ जाएगा, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो 1 ब्रोमोब्यूटेन आ गया, जिसमें साइड प्रोडक्ट आपके पास वाटर आएगा, क्योंकि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइन करके वाटर बनाएगा। वहीं SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन शो करते हैं तो फिर से हमें रिप्लेसमेंट ही मिलती है, यानी OH नेगेटिव आपका Cl नेगेटिव से रिप्लेस होगा, बट साथ में जो साइड प्रोडक्ट्स आएंगे वो SO2 और HCl आएंगे, जो दोनों ही गैशियस नेचर के। तो ये अपने आप ही आपके रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव हो जाएंगे और सेपरेशन की जरूरत नहीं होगी, आपको आपका मैक्सिमम यील्ड आपको आपके प्रोडक्ट की मिल जाएगी। सो दिस वाज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल की भी रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सो सेकेंड मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ करोगे। दिस इज योर टर्शियरी हैलाइड, टर्शियरी अल्कोहल। सो टर्शियरी अल्कोहल तो बहुत अच्छे से रिएक्शन शो करता है। सो यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगी इस OH ग्रुप की हेलोजन के साथ, और हमें हमारी रिएक्शन मिल जाएगी हमारे ल्यूकास रिएजेंट के साथ, क्योंकि टर्शियरी जो हमारे हेलोजन्स होते हैं वो तो बहुत अच्छी रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट आपके पास HBr है, जिसमें अगेन आपको OH की रिप्लेसमेंट करनी है, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर SOCl2 में भी OH के साथ हेलोजन की रिप्लेसमेंट करनी है, और साथ में SO2 और HCl एज अ साइड प्रोडक्ट्स आपको ऑब्जर्व होंगे। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन तीनों रिएक्शंस में प्रॉपर रिएक्शन मिलेगी और OH की रिप्लेसमेंट मिलेगी हेलोजन के साथ। वहीं फर्स्ट केस में आपको फर्स्ट ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को कंसिडर करा है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। यहाँ पर आपके पास दो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स की आपको एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑब्जर्व करनी है, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल करना है।
जिससे आपके पास ऑब्वियसली अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। हमने इतने अल्कोहल स्टडी करें जिसमें हमें पता है कि अल्कोहल में से अगर हम वाटर निकालेंगे तो अल्कीन ही बनेगा। लेकिन अब ये अल्कीन में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या ऑब्जर्व करेंगे वो हमें देखना है। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछे हुए तो आप प्रोडक्ट्स मेंशन करोगे, मैकेनिज्म मेंशन नहीं करोगे। आप नंबर्स के अकॉर्डिंग, अगर आपका ये थोड़ा सा हायर वेटेज का होगा जिसमें 5 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा, उस टाइम पर आप यहाँ मैकेनिज्म मेंशन करोगे, अगर क्वेश्चन में भी ना के वन हो तो। अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट शो करेंगे, मैकेनिज्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो यहाँ हम 1 बाय 1 देखते हैं मॉलिक्यूल्स को। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल विच इज दिस मॉलिक्यूल। जब हम इसकी एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमें वाटर का रिमूवल करना है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें से ये मेजर है, ये माइनर है। ऑब्वियस रीजंस है, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। जो ये अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है आपकी, ये अल्कीन आपके ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है। अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में से जो कार्बन कार्बन है उनसे नेक्स्ट पोजीशंस पर जो कार्बन है उनके पास कितने हाइड्रोजन है? ये आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट आपका ये कार्बन है और इससे नेक्स्ट ये कार्बन है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। वहीं यहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ ये आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसमें आपके पास इधर तो कोई भी कार्बन नहीं है आगे, तो एक ये आ जाएगी पोजीशन, एक ये पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट्स आए कैसे वो हमें देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे हमारे मैकेनिज्म को, जो वैसे हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कि OH नेगेटिव आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो उसे हम बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर H पॉजिटिव आपका यहाँ OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और आपके पास सबसे पहले OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, जिससे क्या होगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा और इसके रिमूवल से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन होगी, यानी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आपके पास एक इस तरीके से इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। इस मॉलिक्यूल के अंदर अब आपको क्या करना है, एक H नेगेटिव रिलीज करना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि H पॉजिटिव रिलीज करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करना है। अब आप यहाँ पर इस कार्बन को अगर देखोगे तो यहाँ से आप कहाँ से ले सकते हो, इस हाइड्रोजन को ले सकते हो, इस हाइड्रोजन को ले सकते हो और इस हाइड्रोजन को ले सकते हो। अगर आप इन दोनों पोजीशंस को देखोगे तो बिल्कुल सेम पोजीशंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर इस पोजीशन को देखोगे तो यहाँ पर CH2 और यहाँ हाइड्रोजन, तो जब आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये प्रोडक्ट आएगा। और अगर इसके हाइड्रोजन को कंसिडर करते हो तो ये रिलीज होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा। सो इस तरीके से आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा और उससे कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो भी क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकंड मॉलिक्यूल। सो सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास है ब्यूटेनॉल, जिसमें फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ H पॉजिटिव से इस OH2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे और इसके रिमूवल को शो करेंगे, जिससे हमारे पास क्या मॉलिक्यूल आएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव आने से तो आप बोलोगे कि मैम नेक्स्ट हमारे पास तो कार्बन की पोजीशन यही है, तो डबल बॉन्ड तो यहीं आ सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही प्रोडक्ट आ रहा है, तो यही हमारा मेजर माइनर जो कुछ भी आप मेंशन करना चाहते हो करो, बट सिंगल प्रोडक्ट आएगा। ये तो आपने 2 प्रोडक्ट्स कैसे मेंशन कर दिए, यहाँ तो कंफ्यूजन हो रही है। तो देखो, हम जब भी इस तरीके से एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को देखते हैं तो उन रिएक्शंस में हम रीअरेंजमेंट भी ऑब्जर्व करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं जो अपने जो फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा स्टेबल हो। यानी कि अभी आपके पास यहाँ क्या है, कार्बोकेटाइन बना है जो प्राइमरी नेचर का है, जो आपका स्टेबल थोड़ा कम होता है बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसकी कोशिश क्या रहेगी, क्या ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होकर सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर सकता है। सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल कर सकता है। हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर दें, जिसमें हम क्या करें, हाइड्राइड शिफ्ट कर दें। ये हाइड्राइड H नेगेटिव इधर जाके कंबाइन कर जाए, जिससे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर चला गया, इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर CH3, CH2, CH पॉजिटिव और CH3 की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिससे अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की क्रिएशन है वो दोनों साइड पॉसिबल हो गई। यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और रीअरेंज होने के बाद यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ भी मूव करा है उसने। तो इसका मतलब है कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट से हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। सो यहाँ पर रीअरेंज होने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या हुई है,
हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, आप यहाँ रीअरेंज करते हुए हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो और मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब आपके पास मिथाइल शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मैं यहाँ समझा देती हूँ, जैसे अगर यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप होता तो हम उसे भी डायरेक्टली इधर शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन कर सकते थे। सो जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल में मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट होंगे तो हम उस केस में हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि मिथाइल करना चाहिए या हाइड्राइड करना चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रीअरेंजमेंट करते हैं। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि आप रीअरेंज कर रहे हो, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हो, जिससे आपके पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के बाद आप इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी साइड से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हो और मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ आपके पास ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, सो ये दोनों अल्फा पोजीशन हो जाएंगी, और इन दोनों के बीच में होने से सिर्फ ये अल्फा पोजीशन आएगी। सो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हो और मेजर माइनर प्रोडक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पर एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ साथ रीअरेंजमेंट भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बोला हुआ है कि अगर हम फिनॉल और उनके नाइट्रो कंपाउंड्स यानी ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स को कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोफिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल्स। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयंस। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है कि जो आपने ये नाइट्रोफिनॉल्स कंसिडर करे हैं इनके फिनॉक्साइड आयंस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करके बताने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट स्टेटमेंट को कि क्यों ये ज़्यादा एसिडिक है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट में उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो जब भी हम किसी भी एसिडिक मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में स्पेशली हम उसके ग्रुप्स के साथ डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि अगर आप इन तीनों मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे कि अगर आप फिनॉल कंसिडर करो, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है, और वहीं अगर आप इसके नाइट्रो कंपाउंड्स कंसीडर करोगे तो ऑर्थो नाइट्रो में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप होगा और पैरा नाइट्रो में इसकी जगह पर यहाँ नाइट्रो ग्रुप होगा। तो उस वजह से क्या होगा, जब आपके पास इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस आएगी उस फिनॉल मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे हम नाइट्रोफिनॉल बोल देते हैं। तो फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप की डिफरेंस में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा नाइट्रो ग्रुप की अटैचमेंट है। और हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये भी पता है हमने चैप्टर में स्टडी करा है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अटैचमेंट करवाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल उसके नेचुरल पेरेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर भी सेम रीजन है कि नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर नाइट्रो एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है जो कि उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। और उसका रीजन इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में छुपा हुआ है जो हम इसके रेजोनेंस को ड्रॉ करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। सो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज नाइट्रो ग्रुप। Electron withdrawing group increases the acidic strength of molecule while electron donating group decreases the acidic strength। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें इसके फिनॉक्साइड आयंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। फिनॉक्साइड आयंस क्यों कंसीडर करें, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, आप फिनॉल में से H पॉजिटिव रिमूव कर देते हो, उसकी जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट की आती है उस टाइम पर उसे हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जगह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड है, यानी दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन। सिमिलरली नीचे वाला मॉलिक्यूल आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरीके से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होते हैं। पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल की रेजोनेंस देखते हैं, फिर सेकंड मॉलिक्यूल की देखेंगे। रेजोनेंस हम ऑलरेडी अपने बाकी चैप्टर्स ऑर्गेनिक के जो उन्हें कवर कर चुके हैं और डीपली हमने क्लास 11th में कवर करा था, जिसमें हमने देखा था कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन होती है, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कॉन्जुगेटेड मैनर में अटैच्ड होते हैं, सिंगल डबल, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होती है। हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स और जो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूल के अंदर रोटेट होते हैं। तो यहाँ पर भी रोटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले आपके पास जो O नेगेटिव है फिनॉक्साइड आयन का, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर डोनेट करता है।
जिस वजह से इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। वो क्या करता है, इस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करता है और यहाँ नेक्स्ट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस शो करता है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना। तो अगर वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा यहाँ से, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो यहाँ पर जो आपके नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल के जो चार्ज है उसको रिड्यूस कर रहा है, जिस वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयंस के कंपैरिजन में थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयंस में जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ रेजोनेंस की वजह से होती है। बट यहाँ रेजोनेंस की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो होती ही है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एज आती है स्टेबिलिटी के अंदर। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी तो वो इजीली अपने H पॉजिटिव को लूज करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो रेजोनेंस से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आता है उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाती है, या तो वो यहाँ फर्दर आगे रेजोनेंस शो करे, या फिर नाइट्रो ग्रुप उसके साथ रेजोनेंस शो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ शो करनी है, तो हम नाइट्रो के साथ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। जब आप यहाँ पर नाइट्रो के साथ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे तो नेक्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, और फिर फर्दर आगे की रेजोनेंस होते हुए आपको इस तरीके से फाइनली अपने स्ट्रक्चर की ऑब्जर्वेशन होगी। अब इस स्ट्रक्चर में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन से डायरेक्ट नाइट्रो की प्रेजेंस की वजह से एक बहुत ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीज होता हुआ आपको ऑब्जर्व होगा, जिससे एक प्रॉपर स्टेबिलिटी ऑब्जर्व होती है हमें हमारे नाइट्रोफिनॉक्साइड आयंस के अंदर। सिमिलरली जब हम इसके पैरा मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो वहां पर भी रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस करते हुए आपका जो चार्ज है वो इस पैरा पोजीशन तक पहुंचता है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इस नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, फिर से रेजोनेंस शो करता है, जिस रीजन से यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ओवरऑल चार्ज रिड्यूस हो जाता है और मॉलिक्यूल एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। और फिर फर्दर उसके अंदर आगे नेक्स्ट रेजोनेंस होते हुए नाइट्रो ग्रुप से आपको फाइनली अपने मॉलिक्यूल की ऑब्जर्वेशन मिलती है। सो इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस से फिनॉक्साइड आयन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से वो इजीली अपना H पॉजिटिव लूज करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनॉल्स। सो आपको यहाँ पर आई होप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आता है वो भी समझ में आ गया होगा, और फिनॉल्स में रेजोनेंस किस तरीके से होती है वो भी समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपको दो रिएक्शंस बोली हुई हैं, एक है आपके पास राइमर-टाइमन इक्वेशन, राइमन-टाइमन रिएक्शन, और नेक्स्ट है आपके पास कॉल-बेस रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शन को हमने अपने चैप्टर में डिस्कस करा था, बस वही जो हमने चैप्टर में डिस्कशन करी थी सेम आपको यहाँ पर उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, आंसर करना है। सो जो हमने चैप्टर में रिएक्शंस देखी थी वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो कॉल-बेस रिएक्शन एंड राइमन-टाइमन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शंस के आपके पास इक्वेशन है सिर्फ सिलेबस में, आपके पास इनके आपको रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट का पता है, मैकेनिज्म आपको सिलेबस में नहीं शो करा हुआ, तो हम यहाँ पर उसी इक्वेशन के साथ डील करते हैं। जैसे कॉल-बेस रिएक्शन के अंदर आपके फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करा जाता है, जिसमें फिनॉल सबसे पहले उसके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सके, क्योंकि यहाँ पर उसको सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक वीक इलेक्ट्रोफाइल विच इज CO2 के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, और CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल नेचर है तो उसको खुद की रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ती है फिनॉल को, तो वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से हमें कॉल-बेस रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है, जिसमें हम NaOH, CO2 एंड H पॉजिटिव एज एसिडिक मीडियम यानी अपने रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन के अंदर हमारे पास फिनॉल है जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड इन दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी NCERT में सैलिसिल्डिहाइड है, मैंने आपको लेक्चर में समझाते हुए सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करी थी। यहाँ पर भी हमें सिर्फ रिएजेंट्स और रिएक्टेंट का पता है जिससे प्रोडक्ट बनता है, हमें प्रॉपरली यहाँ मैकेनिज्म नहीं पता, तो हम सिर्फ इक्वेशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपके पास रिएजेंट क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड बेस, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ये जो फिनॉल है ये एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, जिसमें फिनॉक्साइड आयन और साथ में इस क्लोरोफॉर्म की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जिस वजह से फर्दर ये इंटरमीडिएट आपकी ट्रांजिशन स्टेट पर होता है, यानी ये स्टेबल नहीं होता,
ये फटाफट से अपने प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है। तो जैसे ही बेस इसे मिलता है, यहाँ पर आपके पास ये जो CHCl2 पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, जिससे फर्दर कोई भी H पॉजिटिव आयन मिलते ही ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से आपको फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होती है। और वहीं अगर हम सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड कंसिडर करते हैं, जिसमें क्या होता है जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कंसिडर करते हो तो इसका एक Cl नेगेटिव निकलने से यहाँ CCl3 बचता है। तो यहाँ CCl3 की अटैचमेंट होती है, जिसमें फर्दर जब आप बेस ऐड करते हो तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनने की जगह एसिडिक ग्रुप की प्रेजेंस आती है। जब आपके पास CCl3 होगा तो यहाँ COH आएगा, अगर आपके पास यहाँ CHCl2 है तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा यानी CHO आएगा। तो उससे आप फर्दर अपने सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड को अचीव कर सकते हो। सो दिस वाज योर राइमन टाइमन रिएक्शन। आई होप आपको दोनों की दोनों इक्वेशंस अच्छे से क्लियर होंगी। बस यही दोनों इक्वेशंस आपको अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर करनी है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है? राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। यानी यहाँ पर आपको रिएजेंट्स गिवन है और आपको प्रोडक्ट गिवन है और आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता रखी है विच इज विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको एक तरीके से विलियमसन सिंथेसिस एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको एक प्रोडक्ट गिवन है 2-ethoxy 3-methyl pentane, यानी ये एक ईथर मॉलिक्यूल है और वैसे भी हमें पता है विलियमसन सिंथेसिस ईथर प्रिपरेशन के लिए यूज करा जाता है और इसके अंदर आपको स्टार्टिंग मटेरियल भी गिवन है कि आपको इथेनॉल और 3-methyl pentane टू ऑल को यूज करना है। अब इन दोनों को यूज करते हुए आप कैसे विलियमसन सिंथेसिस से इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को अचीव करोगे वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो उसके लिए हमें थोड़ी विलियमसन सिंथेसिस का आइडिया होना चाहिए। वैसे तो हमने इसे लेक्चर में प्रॉपरली कवर करा है, यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देती हूँ। सो जब भी हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस हमारी ईथर प्रिपरेशन में यूज होता है, जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं। एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और दूसरे हमारे अल्कोक्साइड आयंस होते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही होती है, जिस रिएक्शन से आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर जो हम रिएजेंट्स कंसिडर करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स और हमारे अल्कोक्साइड आयंस, वो आपके डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्ट आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आपका बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। हमें पता है कि जब भी हम कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कंसिडर करते हैं तो वो ईथर प्रिपरेशन की जगह एलिमिनेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो उस रीज़न की वजह से हम यूजुअली अपने अल्काइल हैलाइड्स तो प्राइमरी नेचर के कंसिडर करते हैं और अपने अल्कोक्साइड आयंस को टर्शियरी नेचर का कंसिडर करते हैं अगर हमें कोई टर्शियरी ईथर की फॉर्मेशन अचीव करनी होती है। तो अगर आप यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे 2-ethoxy 3-methyl pentane, तो ये आपका एक सेकेंडरी ईथर आएगा। जब आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि सेकेंडरी ईथर है। और हमने स्टडी करा था लेक्चर में कि विलियमसन सिंथेसिस में सिर्फ प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन से आप उस ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपको सेकेंडरी या टर्शियरी ईथर्स की फॉर्मेशन करनी होती है तो हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कंसिडर करते हैं और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोक्साइड आयंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हमने उसका रिवर्स कंसिडर करा तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। सो हमने क्या डिस्कस करा है? इन विलियमसन सिंथेसिस एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोक्साइड आयन। हमने अभी यही देखा है कि एक अल्काइल हैलाइड की और एक अल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन होती है, जिसमें ऑल्सो इट इज एन SN2 रिएक्शन। और ये आपका SN2 पाथवे फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है एक सिंगल स्टेप में आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो जाती है। और इसी रीजन की वजह से हमें एक ऐसी साइट कंसिडर करनी पड़ती है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। So in the reaction alkyl halide should be primary having the least steric hindrance. So इस रीजन की वजह से हम अल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी कंसिडर करते हैं ताकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो और बहुत इजीली उसके अंदर उस हेलोजन की रिप्लेसमेंट हो जाए। Hence an alkyl halide is obtained from ethanol. अब यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स में से अगर आप देखोगे इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है, सो हम इथेनॉल से तो हमारे अल्काइल हैलाइड को कंसिडर करेंगे, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे और अल्कोक्साइड आयन आप दूसरे मॉलिक्यूल यानी 3-methyl pentane 2-ol से फॉर्म करोगे। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक इथेनॉल गिवन है, दूसरा 3-methyl pentane 2-ol गिवन है, जिन दोनों के रिएक्शन से आपके पास 2-ethoxy 3-methyl pentane की फॉर्मेशन आपको अचीव करनी है। हमें पता है कि अल्कोहल के रिएक्शन से आप ईथर की फॉर्मेशन अचीव नहीं कर सकते हो, हमें इसे इसके रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोक्साइड आयंस में कन्वर्ट करना होगा। और ये भी हम ऊपर ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हमें इथेनॉल को तो कन्वर्ट करना होगा इसके अल्काइल हैलाइड में और इस पेंटेन 2-ol यानी 3-methyl pentane 2-ol को कन्वर्ट करना होगा इसके अल्कोक्साइड आयन में। तो जब भी हम किसी अल्कोहल को उसके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस हैं। हम PCl3, PCl5, हम PBr3, किसी भी हैलोजन की इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी रिएक्शन यहाँ यूज कर सकते हो जो भी आपके दिमाग में आती है। मैं यहाँ पर PCl5 यूज कर रही हूँ एज अ रिएजेंट।
सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे, साइड प्रोडक्ट्स में यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम PCl5 को यूज करने से तो हमारे पास और साइड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो आपने मेंशन नहीं करे, मैंने मेंशन नहीं करे, रिलीज होंगे वो साथ में। तो आप यूजुअली ऐसे रिएजेंट्स के बारे में सोचना जिससे आप फटाफट से अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सको। आपको बस अपने माइंड में कुछ रिएजेंट्स होने चाहिए कि इससे मैं ये अचीव कर सकता हूँ। सो यहाँ पर जब आप इथेनॉल को PCl5 से रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ नेक्स्ट जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसमें आप अल्कोहल को डायरेक्ट सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओ। हमें पता है अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, तो ये अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा और यहाँ पर सोडियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके पास यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और अल्कोक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन होगी जिससे आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। और ये फॉर्मेशन कैसे अचीव होती है, हमारे पास ये जो O नेगेटिव है ये किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की, और ये अटैक करता है आपके पास इस पोजीशन पर, जिससे क्या होता है आपका जो ये हेलोजन है ये रिमूव हो जाता है और आपके पास ये जो ग्रुप है इस सोडियम की जगह पर, पोजीशन की जगह पर अटैचमेंट होती है और ये सोडियम इस क्लोराइड ग्रुप के साथ NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज होता है और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन आ जाती है। सो दिस इज योर 2-ethoxy-3-methyl pentane। सो इस तरीके से आप विलियमसन सिंथेसिस को यूज करके अपने ईथर की फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर ध्यान देना है कि किसे हमें अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्म में कंसीडर करना है और किसे हमें उसके अल्कोक्साइड आयंस की फॉर्म में कंसीडर करना है। अगर आपने यहाँ पर रिवर्स कंसीडर कर लिया होता, यहाँ आप अल्कोक्साइड आयन की जगह अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर लेते और यहाँ अल्कोक्साइड आयन, तो आपके पास ये फॉर्मेशन होती ही नहीं। उस केस में आपको यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल की अल्कीन की फॉर्मेशन अचीव हो जाती, यानी एलिमिनेशन ऑब्जर्व होने लग जाती। सो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है, Which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है which is 1-methoxy 4-nitrobenzene और आपको कुछ रिएजेंट्स गिवन है, यानी यहाँ पर आपको एक सेट ऑफ रिएक्टेंट गिवन है और यहाँ आपको एक सेट ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, जिससे आपके पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले तो हम इस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या है आपके पास 1-methoxy 4-nitrobenzene, यानी बेंजीन के ऊपर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम अपने बेंजीन को ड्रॉ करते हैं। बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है विच इज OCH3 और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है विच इज दिस पैरा पोजीशन। तो ये हमारे पास हमें अपना प्रोडक्ट ऑब्जर्व करना है, जो क्या है, ईथर मॉलिक्यूल है, ये अल्काइल अराइल ईथर है। अब जब भी हम इस तरीके से अपने अल्काइल अराइल ईथर को फॉर्मेशन को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास तो एक ही रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होता है, दूसरा उसका फिनॉक्साइड आयन होता है या फिर आप कह सकते हो अल्कोक्साइड आयन होता है। तो यहाँ हमारे पास दोनों ही रिएक्टेंट्स के केस में ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्कोक्साइड आयन है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्कोक्साइड आयन है। अब हमें ये चूज करना है कि कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अचीव करेगा या फिर जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन अचीव हो जाएंगी। सो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमारे फिनॉल ग्रुप की तरफ, क्योंकि फिनॉल ग्रुप ही ऐसा है इसमें जो हमने विलियमसन सिंथेसिस के अंदर अल्केन ग्रुप्स के अंदर तो डायरेक्ट देख लिया था कि हमारे टर्शरी ग्रुप्स होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस करा है, तो उसके लिए हम अल्कोक्साइड आयन कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा हमारा केस बनता है फिनॉल्स के केस में। फिनॉल्स में क्या होता है, अगर आप फिनॉल के साथ उसके अल्काइल हैलाइड ग्रुप यानी अराइल हैलाइड्स कंसिडर करोगे तो ये जो फिनॉल और उसका हेलोजन वाला पार्ट है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो फिनॉल है ये रेजोनेंस शो करता है, जिस वजह से इस हेलोजन और इस कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है, जिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है और उसे ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो उस रीजन की वजह से यहाँ पर आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो इजीली, और यहाँ पर फिर कोशिश ये रहती है कि हम इस अराइल हैलाइड की जगह इसके अल्कोक्साइड आयन को कंसीडर करें, अराइल ऑक्साइड आयन को कंसीडर करें। तो अगर आपके पास यहाँ इसका अराइल ऑक्साइड आयन होगा विच इज दिस O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, तो ये बहुत इजीली इस O नेगेटिव का अटैक आपको यहाँ पर इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर ऑब्जर्व होगा, जिससे ये हेलोजन रिमूव हो जाएगा और आपको आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है आपकी, ये थोड़ी इजीली या फिर आप कह सकते हो यही एक रिएक्शन है जो आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए थोड़ी हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है, जिसे ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस रीजन की वजह से जो आपके पास सेकेंड रिएक्टेंट्स का सेट है, दिस विल शो द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है,
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस गिवन है, इनके प्रोडक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सारे रिएक्शंस हैं, इन सब रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या है, ईथर मॉलिक्यूल, जिसकी आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस दे रखी हैं, यानी यहाँ पर हमें ईथर की रिएक्शंस के साथ डील करना है। सो यहाँ फर्स्ट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ईथर एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, और हमने जब ईथर की रिएक्शंस को स्टडी करा था तो उस टाइम हमने उसकी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन देखी थी, जिसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब भी आपका ईथर मॉलिक्यूल किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपके पास आपका हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो आपके ईथर मॉलिक्यूल में अल्काइल पार्ट्स होते हैं वो उसके अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। बट अगर वहीं पर वो हाइड्रोजन हैलाइड आपका लिमिटेड अमाउंट में होगा, यानी 1 इक्विवेलेंट और 1 मोल की प्रेजेंस होगी, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रखा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, आपका ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये भी ब्रेक होता है H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, और इसी तरीके से आपका ईथर मॉलिक्यूल भी ब्रेक होता है, या तो वो इस तरफ से ब्रेक होगा या इस तरफ से ब्रेक होगा। अब ये ब्रेकेज जो है, ये पोजीशन की जो कौन सी साइड से ब्रेक होगा वो डिसाइड होता है कि ये Br नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा। और इसके मैकेनिज्म को जब हमने स्टडी करा था तो हमने देखा था कि जो Br नेगेटिव या कोई भी हैलाइड ग्रुप है वो सबसे पहले उस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है जो कि लीस्ट हिंडर्ड होता है। सो दोनों मॉलिक्यूल्स में से आप इजीली देख पा रहे हो, दोनों पार्ट में से ये एक मिथाइल ग्रुप है जो बिल्कुल अकेला है, तो ये लीस्ट हिंडर्ड हुआ, तो जो Br नेगेटिव है ये सबसे पहले इसी के ऊपर अटैक करेगा। सो जिस वजह से क्या होगा, आपका जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और इसके ब्रेक होने से यहाँ पर इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव चार्ज की जनरेशन होगी। तो यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है ये इस O नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर एक इसका प्रोपेनॉल और यहाँ पर इसका मिथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, CH3, CH2, CH2OH विच इज प्रोपेनॉल, एंड साथ में आपके पास CH3Br आपका प्रोडक्ट रिलीज होगा। सो इस तरीके से आप किसी भी ईथर मॉलिक्यूल के उसके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन को शो कर सकते हो। So this was your first reaction. Now let's move on towards your second reaction. अब second reaction में भी आपके पास ईथर और हाइड्रोजन हैलाइड है, बट यहाँ पर आपके पास जो ईथर है ये अल्काइल अराइल ईथर है, और अल्काइल अराइल ईथर्स की जो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन है वो अल्काइल ईथर्स के थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वहाँ पर क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पर आपका जो अल्काइल पार्ट है वो तो आपका इजीली हैलाइड आयन के साथ रिलीज होके अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर लेता है, बट जो आपके पास ये फिनॉक्साइड पार्ट रह जाता है, ये फिनॉक्साइड पार्ट H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके फिनॉल बनाता है और फर्दर ब्रेक नहीं होता, क्योंकि फिनॉल से रेजोनेंस हो जाती है, वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, और प्लस उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये बॉन्ड आप ब्रेक ही नहीं कर पाते हो। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपके पास ब्रेकेज ऑब्जर्व होती है आपको, और इसकी यहाँ से, जिसमें जो ये वाला पार्ट है ये तो अल्काइल हैलाइड बनाता है, इस Br नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये जो O नेगेटिव वाला पार्ट है ये इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, एक आपके पास आएगा आपका फिनॉल मॉलिक्यूल, और साथ में आपके पास आएगा C2H5Br, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। So this was your second reaction. Now let's move on towards your third reaction. थर्ड रिएक्शन में आपके पास ईथर है, बट यहाँ पर जो आपका रिएजेंट है ये डिफरेंट है। रिएजेंट हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसिडर करा है, और हमें पता है जब भी हम इस तरीके से कोई रिएजेंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ से आपके पास NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। और हमें पता है कि हमने स्टडी करा था कि जो आपका बेंजीन है उसका जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि ऑर्थो पर अटैक होगा, पैरा पर होगा या मेटा पर होगा। अब हमने ये स्टडी करा था कि जो ये अल्कोक्साइड वाला पार्ट है, इसमें ये जो पार्ट है ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस से आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स पर ही अटैक करता है। तो यहाँ हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व होंगे, जिसमें पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगी, OC2H5, एक आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा और एक आपके पास पैरा प्रोडक्ट आएगा, OC2H5 एंड दिस इज योर पैरा प्रोडक्ट, और जिसमें ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा। सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है हमारे ईथर मॉलिक्यूल्स में। सो दिस वाज योर थर्ड रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में आपके पास दोबारा आपके ईथर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है, बट यहाँ पर अब आपके पास नॉर्मल अल्काइल ईथर नहीं है।
यहाँ आपके पास जो अल्काइल ईथर है उसमें टर्शरी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है। और हमने देखा था कि जब भी आपके पास टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहां पर SN2 की जगह SN1 पाथवे फॉलो होने लग जाता है, और उस केस में आपका यहाँ जो टर्शरी साइड से ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और यहाँ आपके पास ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है, जिसमें जो ये आई नेगेटिव वाला पार्ट है ये इस टर्शरी ग्रुप के साथ अटैचमेंट शो करता है, और जो आपका एल्कोहलिक पार्ट है वो दूसरे मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, CH3 होल थ्राइस कार्बन एंड आयोडीन प्लस आपके पास C2H5 OH की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी। यानी आपको यहाँ पर जब भी ईथर की रिएक्शन हो रही होगी तो आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले जब भी आप ईथर और हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस आपका नॉर्मल अल्काइल ईथर है, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आता, बस ये ध्यान रखना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड के साथ पहले रिएक्शन होती है। फिर आपके पास अगर फिनॉल वाला कोई ईथर होता है तो उस केस में हमारे पास फिनॉल आता है जो फर्दर आपके पास आपके अराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई टर्शरी मॉलिक्यूल होता है उसमें तो टर्शरी आपके पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, यानी उस केस में आपको SN1 पाथवे फॉलो करना होता है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट ईथर की रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कोई और इलेक्ट्रोफाइल होता तो वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर ही अपनी अटैचमेंट को शो करता। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 एंड विद दिस योर इंटेक्स क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। आई होप आपको सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो हमने लेक्चर के अंदर डिफरेंट प्रिपरेशंस रिएक्शंस डिस्कस करी हैं उन सभी को हमने यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चंस में यूज कर लिया है। तो आई होप आपको सारे के सारे जितने भी हमारे रिएक्शंस थी उनके मैकेनिज्म थे सब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।